आपका स्वागत है एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन से करते हैं। मान लीजिए आप एक चलती बस में बैठे हैं। एक आदमी बस के बाहर खड़ा होकर आपको और आपके बस के ड्राइवर को देख रहा है, तो वह आप दोनों को ही मोशन में पाएगा। लेकिन अगर उसी चलती बस में आप और ड्राइवर एक दूसरे को देखो, तो क्या तब भी आप एक दोनों के रेस्पेक्ट में मोशन में होंगे? बिल्कुल नहीं। आप और ड्राइवर दोनों एक ही बस में बंद हैं और दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में भी हैं, लेकिन बाहर के सभी लोगों के लिए आप दोनों मूव कर रहे हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप मोशन में हैं या रेस्ट में, तो दोनों ही केस में आप हाँ और ना दोनों ही उत्तर दे सकते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। अगर चलती हुई बस के बाहर खड़ी किसी भी चीज को रेफरेंस बनाकर आपको देखा जाए, तो आप मोशन में ही होंगे। लेकिन बस के अंदर बैठे हर एक पैसेंजर, ड्राइवर, कंडक्टर, उन सब के लिए आप रेस्ट में होंगे। यानी बॉडी के मोशन को बताने के लिए आपके पास एक ठोस रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। A reference point is a fixed object or place used to determine whether another object is in motion or at rest. यानी हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करके ही बताया जा सकता है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम किसी बॉडी के मोशन को या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को बता सकें जब तक कि हम कंपेयर करने के लिए कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट चूज ना कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्क के बीचों बीच एक जगह पर फिक्स खड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में? तो आप झट से जवाब दे देंगे कि डेफिनेटली हम रेस्ट में ही तो हैं, हम तो रुके हुए हैं पार्क के बीचों बीच। लेकिन फिजिक्स तो कुछ और ही कहती है। फिजिक्स कहती है कि मोशन रिलेटिव है। आपने अपनी सराउंडिंग्स को रेफरेंस बनाकर खुद को रेस्ट में मान लिया है। अगर आपको कोई स्पेस से देखे, तो वह पाएगा कि आप गोल गोल घूम रहे हैं अर्थ के साथ और सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि स्पेस के बाहर देखने वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। यानी मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव टर्म है, जो बिना रेफरेंस पॉइंट के बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। कोई बॉडी रेस्ट में हो सकती है, किसी दूसरे के लिए कोई वही बॉडी मोशन में भी हो सकती है। ये सब कुछ सुनने में बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा कि ये रेफरेंस पॉइंट हम कैसे चूज करेंगे, और किसी एक के लिए हम मोशन में हैं तो दूसरे के लिए रेस्ट में कैसे हो सकते हैं। और इसी चीज को सिंपल बनाने के लिए अब हम इस चैप्टर में डीप डाउन जाने वाले हैं। और यहाँ से हमने अपने चैप्टर की नींव रखी है, जिसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। गौर से देखिए अपने चारों ओर, हर एक चीज मोशन ही तो कर रही है। चलती हुई चींटी, झूलने वाला पेंडुलम, सन के चारों तरफ गोल गोल घूमती अर्थ, या फिर ब्लड स्ट्रीम में चलता हुआ ब्लड, हर कोई बस मोशन ही कर रहा है। लेकिन आप इसके कंट्ररी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं, हर चीज तो मोशन नहीं कर रही है। आप कहेंगे कि हम इस लेक्चर को आराम से बैठकर देख रहे हैं, हम तो अभी मोशन में नहीं हैं। बात ऊपर ऊपर से देखने पर बिल्कुल सही लगती है, लेकिन ये सही है नहीं। भले ही आप सोफे पर बैठकर आराम से इस लेक्चर को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप रेस्ट में हैं, क्योंकि आपने अपने आसपास की चीजों को बेस बनाकर खुद को रेस्ट में कंसीडर कर लिया है। वरना तो आप भी अर्थ पर ही बैठे हैं और अर्थ के साथ साथ सन का गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ से फिजिक्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है कि हम एक ही टाइम में किसी के लिए रेस्ट में हो सकते हैं और उसी टाइम में किसी दूसरी चीज के लिए मोशन में हो सकते हैं। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि आखिर ये मोशंस कितने तरह के हैं, और हर एक तरह के मोशन का कोई नाम और काम जरूर होगा, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वर्ड्स में या नंबर्स में या इक्वेशंस में या ग्राफ्स में। और इन टाइप्स ऑफ मोशंस को इक्वेशंस, नंबर्स, वर्ड्स या ग्राफ्स में बांधने में हमारी मदद करता है मैथ्स। मैथ्स हमारे लिए मोशन को छोटी छोटी इक्वेशन में बाइंड करके आसान तरीके से कंसाइज करके हमें समझने की सहूलियत देता है। और इसीलिए गैलीलियो ने भी मैथ के लिए एक बड़ी सुंदर बात कही कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मैथ्स के बिना इस चैप्टर का काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सबसे पहले हम एक रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं, जो हम रोज रोड पर देखते हैं। आपने ट्रक के पीछे 3 चीज लिखी हुई जरूर देखी होंगी। पहली, डोंट होंक, मतलब हॉर्न मत बजाओ। दूसरी चीज लिखी है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और तीसरी चीज लिखी है, कीप सेफ डिस्टेंस। पहले 2 सेंटेंस हमारे लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन तीसरा सेंटेंस बहुत काम का है। आखिर ट्रक
या बस के पीछे कीप सेफ डिस्टेंस क्यों लिखा रहता है, और ये सेफ डिस्टेंस कितनी दूर तक सेफ होगी कि अचानक अगर बस या ट्रक ब्रेक लगा दे तो हमारी गाड़ी कोलिजन से बच सके। और क्या ये सेफ डिस्टेंस व्हीकल की स्पीड पर भी डिपेंड करेगी? जी हाँ, ये सेफ डिस्टेंस व्हीकल की स्पीड पर भी डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी तो सडन ब्रेक लगाने पर आप उतनी ही देर में रुकेंगे। इसीलिए स्पीड बढ़ाने पर हमें आगे चल रहे व्हीकल से और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इस इंटरेस्टिंग फिनोमिना के पीछे भी फिजिक्स ही जिम्मेदार है। चलिए अब धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करते हैं और एंड तक हर चीज को मैथमेटिकली हम समझ लेंगे। अपने चारों तरफ देखिए, हमें नेचर में मोशन के अलग अलग लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे उड़ती हुई तितलियां जो इर्रेगुलर मोशन कर रही होती हैं, या फिर स्नेक का जिगजैग पाथ में मूव करना। आपने देखा होगा कि सांप किस तरह जिगजैग चलता है, या फिर घोड़े का लंबी लंबी छलांग लगाकर दौड़ते रहना, या सन की रेज का किसी छोटे छेद से बिल्कुल सीधा दिखाई देना, या फिर उसी रे के बीच में छोटे छोटे पार्टिकल का जिगजैग मोशन जिसे हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। ये सब मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इतने सारे कॉम्प्लेक्स मोशंस को एक साथ कैसे स्टडी करेंगे? इसका जवाब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, सिंप्लीफाई करके। जब भी कोई फिनोमेना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो साइंटिस्ट पहले उसका सबसे सिंपल आइडियल फॉर्म को स्टडी करते हैं, और इसी तरह मोशन की भी टोटल 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म तैयार की गई: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला कोर टॉपिक, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलती है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। ये फिजिक्स का सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन है। आपने ऐसा मोशन अपने आसपास जरूर देखा होगा, जैसे स्विमिंग कॉम्पिटिशन में बच्चे स्ट्रेट लाइन में तैरते हैं, या फिर आपके हाथ से अचानक कोई कप छूट जाए तो वह सीधा वर्टिकली नीचे गिरता है, या फिर एक स्ट्रेट हाईवे पर चलती हुई कार या स्ट्रेट ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन। इन सभी एग्जांपल्स में डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है, यानी एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अगर आप अपने पिता से कभी पूछें कि पापा आपका स्कूल कहाँ था, तो आपके पिताजी जवाब देंगे कि मेरा स्कूल नदी के उस पार था, और वो उसको इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि नदी के उस पार पहाड़ की उस चोटी पर शेर और चीतों के बीच से निकलकर वहां हमारा स्कूल था। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके पिता जब आपको स्कूल की लोकेशन के बारे में बता रहे हैं तो उन्होंने बीच में किसी न किसी चीज को इंक्लूड कर लिया, जैसे नदी, पहाड़, पहाड़ की चोटी, जंगल, शेर, चीते, इन सब को इंक्लूड कर लिया। या फिर आप भी अगर अपने स्कूल की लोकेशन बताएं तो आप साइड बाय साइड कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस जरूर देंगे जिससे आपके स्कूल की पोजीशन पता चल सके, जैसे कोई मंदिर या पार्क या रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसको रेफरेंस बनाकर आप अपने स्कूल की लोकेशन बताते हैं। और इन्हीं पॉइंट्स को हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। तो पोजीशन बताने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये तो हुआ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने का तरीका। लेकिन अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताना हो तो वो हम कैसे बताएंगे? उसके लिए भी हमें ये रेफरेंस पॉइंट ही मदद करता है। बस मोशन बताने के लिए हमें एक और एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा, वो है टाइम। अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी कोई हमने रेफरेंस पॉइंट रखा और उसके आसपास कोई चीज खड़ी थी जो धीरे धीरे टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर टाइम बदलने के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट वहीं खड़ी हुई है, यानी टाइम बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मान लीजिए आपको कोई फोन करके पूछे कि आप कहाँ बैठे हैं, और आप किसी बच्चे का रेफरेंस पॉइंट लें कि मैं राहुल से 2 मीटर दूर बैठा हूँ, लेकिन क्या इससे आपकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 मीटर तो आगे भी हो सकता है, पीछे और लेफ्ट और राइट में भी हो सकता है। यानी आपको अपनी पूरी पोजीशन की डिटेल देने के लिए 2 मीटर के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। अगर आप कहेंगे कि मैं राहुल से 2 मीटर आगे बैठा हूँ, तब जाकर आपकी पोजीशन की एग्जैक्ट डिटेल मुझे मिलेगी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट से उसकी डायरेक्शन किस ओर है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ खड़े हैं और आप जवाब में कह दो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो क्या ये सही जवाब होगा? क्या आपकी पोजीशन पता चलेगी? बिल्कुल नहीं। यानी आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा जिससे अपनी दूरी को कैलकुलेट करके बताना होगा और उसकी डायरेक्शन भी देनी होगी। आपको बताना होगा कि मैं हनुमान चौक से 50 मीटर दूर खड़ा हूँ,
साउथ डायरेक्शन में, तभी जाकर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप्स। अगर गूगल मैप्स सिर्फ ये लिखे कि स्कूल 3 किलोमीटर, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चलना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट या ईस्ट। इसीलिए गूगल मैप्स हमेशा डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बताता है। और बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमने समझा कि किसी भी बॉडी की पोजीशन कैसे बताएं। चलिए मोशन और रेस्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का राहुल बस स्टॉप पर सुबह 8 बजे जाकर खड़ा हो गया और 8:15 तक वह बस का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा रहा। तो क्या राहुल मोशन में है? जी नहीं। पर यह आपने कैसे पता किया कि राहुल मोशन में नहीं है? इसको पता करने का तरीका है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, यानी 8 से 8:15 होने के बाद भी राहुल की पोजीशन वहीं बनी हुई है, वह वहीं बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि राहुल रेस्ट में है। लेकिन अगर 8:15 पर बस आ जाती है और राहुल बस में बैठ जाता है और 8:20 तक वह 100 मीटर बस में बैठकर आगे चला गया, तो अब आपका क्या ख्याल है? अब टाइम भी बदल रहा है और पोजीशन भी बदल रही है, यानी दोनों ही चीजें बदल रही हैं। जब टाइम के साथ साथ पोजीशन भी बदलना शुरू कर दे, ऐसी स्टेट को हम मोशन कहते हैं। और अगर टाइम बदलने के साथ साथ पोजीशन बिल्कुल भी ना बदले, ऐसी स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं जो अक्सर स्टूडेंट गलत समझते हैं। एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड अ टाइम इंटरवल। ये दोनों चीजें सुनने में आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन दोनों फिजिक्स की लैंग्वेज में बिल्कुल अलग अलग हैं। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है क्लॉक की एग्जैक्ट सिंगल यूनिक रीडिंग। जैसे मैं बोलूं कि आपने एग्जैक्ट शाम के 4 बजे दौड़ना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर टाइम इंटरवल का मतलब होता है 2 इंस्टेंट के बीच का टाइम ड्यूरेशन, यानी 2 क्लॉक रीडिंग का डिफरेंस। जैसे आपने सही 4 PM पर दौड़ना शुरू किया और 4:15 PM पर रुक गए, तो आपके दौड़ने का टाइम इंटरवल हुआ टोटल 15 मिनट्स। तो यानी आपने अब इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल में डिफरेंस समझा। दोनों का डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। चलिए अब इस स्ट्रेट लाइन मोशन को मैथमेटिकली समझते हैं। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं ओरिजिन O, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जो 0 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि O ही ओरिजिन है और वहीं से हम हर एक चीज की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ वहीं से नापने वाले हैं। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में चल सकती है, या तो वह फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि ओरिजिन O के राइट साइड की पोजीशंस को हम पॉजिटिव लेते हैं और उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, और लेफ्ट साइड की सारी पोजीशंस को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जिसे हम अपनी सहूलियत के लिए बैकवर्ड कह सकते हैं, जो आपने मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। लेकिन ये लाइन, ओरिजिन, प्लस, माइनस, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इनकी आखिर जरूरत ही क्यों है? और O को हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया ही क्यों? O 0 पे क्यों है? और उससे आगे ये 1, 2, 3, 4 और पीछे -1, -2, -3, -4 ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इससे फायदा क्या होगा? असल में ये कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली ज्योमेट्रिकल एक्सेस हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बड़ी सिंपल कर देती है। तो चलिए अब आते हैं फिजिक्स के सबसे कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है? आपने आज तक पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कहीं भी यूज कर देते होंगे, पर फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं है, दोनों ही अलग हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। एक एथलीट t=0 सेकंड्स पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी O से दौड़ना शुरू करता है और 10 सेकंड बाद वह पॉइंट A जो 100 मीटर दूर था वहां तक पहुंच जाता है और फिर वापस से पीछे मुड़ता है और मुड़ने के 6 सेकंड बाद यानी टोटल 16 सेकंड में पॉइंट B पर रुक जाता है जो ओरिजिन से 40 मीटर दूर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, तो आप कहेंगे पहले वह आगे गया 100 मीटर और फिर वह पीछे 60 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई 100 + 60 = 160 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वह अपनी शुरुआत की पोजीशन यानी पोजीशन O से कितना डिस्प्लेस हुआ है फाइनली, तो आप कहेंगे कि वह 0 से 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी वह टोटल 40 मीटर डिस्प्लेस हुआ है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। इसी नेट चेंज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है अपने पैरों से 100 + 60 यानी 160 मीटर, वह होगी डिस्टेंस। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को जरूर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट दूरी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का एक और तरीका है। मान लीजिए आपके पिताजी ने दुकान पर किसी सामान को लेने के लिए भेजा और वह दुकान गलियों से होते हुए कहीं बहुत दूर नुक्कड़ पर थी। तो दुकान तक जाने का दो तरीके हैं, एक उन गलियों से होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना और दूसरा डायरेक्ट फ्लाइट लेकर सीधा दुकान पर लैंड कर जाना। तो वह डायरेक्ट फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट होगी और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर के जाना डिस्टेंस। और इस तरह आप हमेशा याद रखेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से चाहे तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? इक्वल जब होगी अगर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, तब तक ही बॉडी की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगी। जैसे ही बॉडी टर्न लेगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो जाएगी। और इस तरह हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर समझा। अब थोड़ा इनकी यूनिट पर भी नजर डालते हैं। जिस तरह टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है। बस फर्क इतना है कि डिस्प्लेसमेंट में हमें यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब यूनिट की बात हो ही रही है, क्यों ना यूनिट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर नजर रखी जाए। हमारे पास टोटल दो तरह की क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और पूरे यूनिवर्स की क्वांटिटीज भी इन्हीं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर और एक यूनिट की जरूरत होती है, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, उन सभी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका मास, अगर आपका मास 50 kg है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल डिस्टेंस जो हमने अभी पढ़ा। वहीं दूसरी ओर ऐसी क्वांटिटीज जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी मैंडेटरी होता है, उन सभी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने अभी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। उसी तरह वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, मोमेंटम, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। इन सभी में अगर आपने ध्यान दिया तो मुझे इनके साथ डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं कहूँ 50 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ पर 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर एक यूनिट है और नॉर्थ एक डायरेक्शन है। अब ध्यान दीजिए कि साइंस में हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म दी गई है। जैसे अगर हम डिस्टेंस को बताएं तो हमेशा हम उसे 100 मीटर कुछ इस तरह लिखते हैं, जिसमें मीटर एक यूनिट है और 100 एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को साइंस की फैशनेबल भाषा में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो आगे से अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 मीटर पर सेकंड, इसमें यूनिट क्या है और मैग्नीट्यूड क्या, तो आप तुरंत बता सकते हो कि 27 इसमें मैग्नीट्यूड है और मीटर पर सेकंड यूनिट। हमने अभी थोड़ी देर पहले मोशन पर बात की थी। अब हम पढ़ेंगे कि ये मोशन कितना तेज और कितना धीरे हो रहा है इस बारे में। और इस चीज को पता करने में हमारी मदद करेगा टाइम, क्योंकि टाइम ही हमें बता सकता है कि कोई बॉडी तेज चल रही है या धीमा चल रही है। उसके बेस पर हमें कुछ नई टर्म्स और डेफिनेशंस जानने को मिलेंगी, जिन्हें आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। बहुत जरूरी हैं वे सभी। और इन टर्म्स में से दो टर्म्स हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बस इतना सही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर हम डिस्टेंस का यूज एवरेज स्पीड निकालने में कर रहे हैं तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड या फिर स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। जिस तरह डिस्टेंस को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल उसी तरह स्पीड को भी किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम बॉडी की स्पीड के साथ साथ उसके साथ एक डायरेक्शन भी जोड़ दें तो अब ये स्पीड नहीं रहेगी, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। यानी हमने एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज किया है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। वेलोसिटी को निकालने के लिए भी हमें डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह। अब कभी कभी हम इस चीज में भी फंस जाते हैं, किस क्वांटिटी में डायरेक्शन है और किस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है, ये कैसे याद रखें। हमें पता तो होता है कि ये क्वांटिटी डायरेक्शन वाली है, लेकिन हम उसे स्केलर लिखाते हैं जो कि होती वेक्टर है। तो हम इन दोनों वर्ड्स के कंफ्यूजन को कैसे दूर रखें या कैसे याद रखें, इसको पता करने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे वेक्टर V से शुरू होता है और V की शेप किसी एरो की तरह है, किसी तीर की तरह है, और तीर के पास डायरेक्शन होती है। तीर हमें डायरेक्शन दिखा सकता है। तो इसीलिए याद रखना होगा कि जो भी क्वांटिटी
डायरेक्शन बता रही है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं दूसरी तरफ स्केलर एस से बना हुआ है। एस जो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वे सभी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं है सभी की सभी स्केलर हैं। तो मुझे लगता है कि आप अब से कभी भी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने अब स्पीड और वेलोसिटी को तो समझ लिया है, लेकिन अब इनसे जन्म लेने वाली कुछ नई टर्म्स को समझेंगे, जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी बॉडी कांस्टेंट स्पीड में है। जैसे अगर आप कोई कार चला रहे हैं जिसमें आपने गाड़ी के ओडोमीटर की नीडल को 60 पर फिक्स करके रखा है, एक्सेलेरेटर पर पैर रखकर, उसे ना तो आप 50 होने दे रहे हैं और ना ही 80, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि आपकी गाड़ी हर एक घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो यानी आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहे हो। ऐसे मोशंस यूनिफॉर्म मोशन हुए। वहीं दूसरी ओर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर की जाए, ऐसे सभी मोशंस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसा हम ट्रैफिक जाम में चलते हैं। आप ट्रैफिक जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं चल सकते कि आप 60 की स्पीड मेंटेन करके उसे वैसे ही चलाते रहें। कभी आप स्पीड कम करते हैं और कभी ज्यादा, और जब आप कम और ज्यादा स्पीड से चलते हैं तो आप हर एक टाइम इंटरवल में कम या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसीलिए ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जाम में या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्सीलेटर पर पैर रखकर 60 की स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल दो ही केस पॉसिबल हैं, चाहे तो आप किसी का कचुम्बर निकाल दोगे या फिर कोई तुम्हारा कचुम्बर निकाल देगा। तो यह हुआ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अंतर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे देश से जुड़ी हुई है और हमारे लिए गर्व की बात है, भारत में स्पीड और टाइम का कंसेप्ट एंशियंट टाइम्स से चल रहा है। जैसे 5th सेंचुरी सीई में भारत के एक ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने अपनी बुक में एक बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन पूछ रखा था, जिसे 14th सेंचुरी में एक एंशियंट टेक्स्ट गणित कौमुदी में पाया गया, जो संस्कृत में कुछ ऐसा लिखा है, योजनान द्विशतं दशाधिकं मार्गे दो। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ। इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि दो पोस्टमैन हैं जो एक दूसरे से 210 योजन की दूरी पर हैं और एक दूसरे की तरफ को बढ़ रहे हैं। एक चलता है 9 योजन पर डे और दूसरा चलता है 5 योजन पर डे। बताइए वो दोनों कितने दिन बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन अपनी बुक में हजारों साल पहले आचार्य आर्यभट्ट ने पूछा था। तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब एक पोस्टमैन एक तरफ को 9 योजन चल रहा है और दूसरा पोस्टमैन दूसरी तरफ से 5 योजन चल रहा है, तो यानी दोनों ने टोटल एक दिन में 14 योजन दूरी तय की, 14 योजन। अब टोटल 210 योजन चलने के लिए हम 210 को 14 से डिवाइड कर देंगे, तो वे दोनों पोस्टमैन 15 दिनों बाद एक जगह मिलेंगे। तो अब हमने मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों को जाना। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। चलिए इनकी यूनिट्स के बारे में भी थोड़ा जाने। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, बस वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है, वो है डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ हमें डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी। जैसे कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो हम इसे स्पीड कहेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट ही है। लेकिन जैसे ही इसमें हम डायरेक्शन दे देंगे कि कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, तो अब ये वेलोसिटी हुई, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज हैं। और यहाँ खत्म होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक। अब इन सभी कंसेप्ट्स के साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी थी तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या जरूरत पड़ी? असल में इसकी जरूरत इस तरह है कि मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई तक कार में गए, आपकी इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल लिख देंगे और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी जर्नी इसी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से चल रहे थे। कहीं आप थोड़ा धीरे चले होंगे, कहीं आपने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए होंगे। जैसे ही आप ट्विस्ट एंड टर्न लेते थे तो आपकी डायरेक्शन भी बदल जाती थी। उन सभी पॉइंट्स पर अगर हम आपसे पूछें कि उस समय आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर कुछ समय में बदल भी सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एक ही रहेगी पूरे रास्ते। यही अंतर है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट टेल्स अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट। अब यहाँ से सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, इसीलिए आपको अब थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा पाला कुछ ऐसी टर्म्स से पढ़ने वाला है जिसे साइंस को पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो चुके लोग भी समझ नहीं पाते। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी।
जब आप किसी गाड़ी में बैठते हो और ड्राइवर अचानक एक्सीलेटर दबा दे तो आपको पीछे की तरफ को एक जोल्ट, एक झटका महसूस होता है, या जब वह अचानक ब्रेक लगा दे तो तब भी आपको आगे की तरफ को एक झटका महसूस होता है। ये झटका और कुछ नहीं, बस एक चेंज इन वेलोसिटी की फीलिंग है। इसी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, और इसी तरह इसका फॉर्मूला भी बनता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी जो v है माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी SI यूनिट निकालना भी आसान है। ऊपर वेलोसिटी है जिसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, और नीचे टाइम जिसकी SI यूनिट सेकंड, तो टोटल यूनिट हुई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और अगर गाड़ी की स्पीड घट रही है यानी ब्रेक लगाए जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन गाड़ी की वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसे हम रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल देते हैं। लेकिन ये तो हो गई ऊपर ऊपर से फॉर्मूले वाली बात। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बस की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और उसका ड्राइवर उसके एक्सीलेटर पर पैर रखकर उसकी स्पीड अगले 10 सेकंड में 54 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो बताइए अब इस 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में उस बस का एक्सीलरेशन क्या रहा होगा। अब सभी काम से अलावा सबसे पहले एक काम करना होगा, हमें सभी यूनिट्स को SI स्टैंडर्ड्स पर लाना होगा। जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, ये SI यूनिट है ही नहीं, SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें? वैसे इसके दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही कट को समझेंगे। शॉर्टकट है 5/18 से मल्टीप्लाई करो किलोमीटर पर आवर को और वो बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 5/18 या 18/5 ये तो रटने वाली बात हुई। इसे समझने के लिए कुछ इस तरह समझेंगे कि मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 36 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर ये उस बॉडी की स्पीड है, जिसे चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे जो कि है इंटू 1000 मीटर, और आवर को सेकंड्स में बदलेंगे जो है 3600 सेकंड। और जैसे ही हम 36 में 1000 की मल्टीप्लाई करके उसे 3600 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में निकल कर आ जाएगी, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड। उसी तरह 54 किलोमीटर पर आवर को बदल लेंगे हम 15 मीटर पर सेकंड में। और हमने देखा टाइम तो पहले ही SI यूनिट में है 10 सेकंड्स, वो आवर में दिया ही नहीं है। तो अब हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट SI यूनिट्स में आ चुके हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है 10 सेकंड। यानी बस के ड्राइवर ने 10 सेकंड के अंदर बस की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर पर सेकंड कर दी है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन वो तो सिंपल है, जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, v माइनस u अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जो हुआ 15 माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल्स 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जरूर याद रखेंगे कि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड में नहीं नपता, उसे मेजर करने के लिए उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वह चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम है। तो इस तरीके से हमने बस का एक्सीलरेशन निकाल लिया। लेकिन सोचिए अभी चलती बस के सामने जब इसने स्पीड बढ़ाई थी 10 से 15 मीटर पर सेकंड की थी, तभी बस के सामने एक बच्चा आ गया तो ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा डाले, और ब्रेक को पूरी तरह फंक्शन करने में टोटल 5 सेकंड का टाइम लगा। यानी अभी जो बस की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड पहुंच चुकी थी, अब वो 0 मीटर पर सेकंड हो गई थी। यानी अब हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, और ब्रेक लगाने में टोटल 5 सेकंड लिए हैं। यानी हमारा टोटल एक्सीलरेशन हुआ 0 माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सीलरेशन माइनस में कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीलरेशन माइनस में ही होगा, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसीलिए ये एक्सीलरेशन माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चल रही हो पर उसका एक्सेलरेशन 0 हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कोई एरोप्लेन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो 900 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी वेलोसिटी पॉइंट ए बी सी डी हर पॉइंट पर 900 किलोमीटर पर आवर ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन फाइनल और इनिशियल या हर एक 2 पॉइंट के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस तो 0 ही है। और अगर ऐसा है तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरोप्लेन के 900 किलोमीटर पर आवर से चलने पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है।
इसको इस तरह समझो कि एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी पर डिपेंड करता ही नहीं। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर, कि क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कोई बॉडी अभी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो क्या वह थोड़ी देर बाद 30 से चल रही है कि नहीं, या फिर कोई बॉडी 30 से चल रही थी तो थोड़ी देर बाद क्या वह 50 से चल रही है। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, अगर वह बॉडी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार ही चले जा रही है, तब हम कहेंगे कि वह वेलोसिटी में चेंज कर ही नहीं रही। और अगर वो वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रही तो फिर एक्सेलरेशन किस बात का। इसीलिए उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो अब 2 पॉइंट पर और ध्यान देते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी वो बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ती हुई जा रही है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर वही बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो क्या तब पॉसिबिलिटी है कि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन पेचीदा है। अगर कोई सर्कल में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, उसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि चेंज इन स्पीड एक्सेलरेशन नहीं है और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। ये तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई है। अब एक्सेलरेशन को लास्टली एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम किसी बॉल को हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड की रेट से चेंज होती रहती है। यानी इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में बॉल की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। अगर एक सेकंड में बॉल की स्पीड 9.8 मीटर थी तो दूसरी सेकंड तक जाते जाते उसकी स्पीड 19.6 मीटर हो जाएगी। और इसी कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि एक्सेलरेशन में बात करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन वो फिर कभी। बहुत हुआ एक्सेलरेशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ आपने मोस्टली मैथ्स में देखे होंगे, लेकिन इस ग्राफ का यूज सिर्फ मैथ में नहीं है, साइंस में भी है, स्पेशली फिजिक्स में बड़ा ही क्रूशियल रोल है। अभी इसी चैप्टर की शुरुआत में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीचों बीच एक हमने ओ रेफरेंस पॉइंट बनाया था, उसी लाइन को हम ग्राफ पर एक्स एक्सिस कहते हैं। और उसी के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन जो ओरिजिन से होते हुए ही गुजरती है, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यानी हमारे पास ये 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों एक्सिस का काम क्या है? ये दोनों की दोनों ओ से जाने की वजह से ओ को रेफरेंस पॉइंट बनाकर बॉडी की लोकेशन बताते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम इन्हें लोकेशन के साथ साथ किसी और काम में भी यूज ले सकते हैं, और हम इसी ग्राफ पर किसी बॉडी की चेंज हुई पोजीशन भी बता सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी पॉइंट ए पर बैठी है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 2। आप कहोगे ये 3, 2 ये कोऑर्डिनेट कैसे हुए? ध्यान से देखिए, 3 नीचे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और 2 लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। इसीलिए अब हमने ए पॉइंट की लोकेशन मार्क कर दी कि पॉइंट ए 3, 2 पर है, यानी यह बॉडी अभी पॉइंट ए पर है जिसकी लोकेशन है 3, 2। वहीं थोड़ी देर बाद ये बॉडी पॉइंट बी पर चली जाती है जो है 6, 2। एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर वही 2। तो अगर आपसे अब कोई पूछे क्या बॉडी डिस्प्लेस हुई? बिल्कुल हुई। कितनी डिस्प्लेस हुई? टोटल 3 यूनिट डिस्प्लेस हुई है, जो हम आसानी से ग्राफ पर देख सकते हैं। तो यह काम हुआ ग्राफ का किसी बॉडी की पोजीशन बताने में और चेंज इन पोजीशन को बताने में। अब हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह ग्राफ हमें मदद कर सकता है किसी बॉडी के मोशन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने में। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में, जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम होगा सेकंड्स में और वाई एक्सिस पर पोजीशन होगी मीटर में। और ये हमारे पास पोजीशन और टाइम की एक टेबल है, जिसमें 0 सेकंड पर बॉडी की पोजीशन 0 मीटर थी, 1 सेकंड पर 20, 2 सेकंड पर 40 और इसी तरह 6 सेकंड पर 120 मीटर थी। इसको हम ग्राफ पर किस तरह प्लॉट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर लिया है और पोजीशन को वाई एक्सिस पर, और इसी के बिहाफ पर हमने हर एक पॉइंट को मेंशन करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं एक सीधी यूनिफॉर्म स्लोप वाली लाइन हमें मिलती है। तो ये हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब आप सोच सकते हैं तो क्या ग्राफ हर बार ऐसा सीधी लाइन में ही बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करेगा डाटा पर कि हमारे पास डाटा कैसा है। इस बार देखिए, हमारे पास इस टेबल में एक्स एक्सिस पर टाइम रखा और वाई एक्सिस पर पोजीशंस, और उनको बेस बनाकर हमने हर एक पॉइंट को प्लॉट कर लिया। तो देखिए इस बार ग्राफ सीधा नहीं है, इसके पास कर्व आ गया है। तो ये डिपेंड करता है डाटा पर कि हमारे पास टेबल में क्या डाटा है, और उस डाटा के बेस पर हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, या हम कहें पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं।
आप याद रखना कि ग्राफ कोई रास्ता या रोड मैप नहीं होता, ये सिर्फ पोजीशन का चेंज दिखाता है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। और अगर ग्राफ एक कर्व है जो हमने दूसरे ग्राफ में देखा था, तो वह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है जो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो यहाँ से अब एक कंसेप्ट पोजीशन टाइम ग्राफ का जानना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेट लाइन का जो स्टीप या ये स्लैंट हाइट होती है, जिसे हम मैथ में स्लोप कहते हैं, वो हमें हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट बताता है। ये स्लोप हमेशा हमें वेलोसिटी की वैल्यू देता है। चलिए इस ट्राइंगल पर नजर डालें। ट्राइंगल ABC में अगर आप हाइट BC को AC से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। तो अब आपसे एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ? इसका आंसर होगा वेलोसिटी। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ का एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक नया ग्राफ पढ़ेंगे। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे तो इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं? मान लीजिए y एक्सिस के 40 पर एक x एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है बॉडी रेस्ट में है। पर क्यों? क्योंकि टाइम धीरे धीरे बदल रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही। बॉडी अभी भी 50 मीटर पर ही रुकी हुई है, यानी बॉडी अपनी जगह पर स्टेबल वहीं खड़ी हुई है। तो इस तरह पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बॉडी की पोजीशन बताने में मदद करता है और स्लोप से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो है ना पोजीशन टाइम ग्राफ के कई फायदे। चलिए अब एक और नए ग्राफ के बारे में जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। असल में इस ग्राफ का x एक्सिस तो सेम ही होगा, वही टाइम मेंशन करने वाला एक्सिस होगा x एक्सिस, लेकिन y एक्सिस इस बार पोजीशन को मेंशन नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछला ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी y एक्सिस पर हमें वेलोसिटी मेंशन करनी होगी। और इस ग्राफ में भी हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर लाइन बिल्कुल सीधी और हॉरिजॉन्टल है, यानी x एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। हर एक टाइम इंटरवल पर बॉडी की वेलोसिटी सेम ही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है। और हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है 0। तो पहला केस जिसमें एक्सेलरेशन है 0 और वेलोसिटी है कांस्टेंट। और सेकंड केस है अगर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में किसी भी डायरेक्शन पर या किसी भी एंगल पर सीधा जा रही है तो वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है। और हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही हो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हर बार टाइम के साथ बढ़ने वाली अगली वेलोसिटी पिछली वेलोसिटी से ज्यादा है। पॉइंट A और पॉइंट B अगर दोनों को ध्यान दें तो पॉइंट B की वेलोसिटी पॉइंट A से ज्यादा है, तो इसीलिए हम ऐसे एक्सेलरेशन को कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसके ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, इसे याद रखेंगे, ये वेलोसिटी टाइम का पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। केस नंबर 3, इस ग्राफ को भी ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में लाइन के हर एक पॉइंट के बीच में टाइम के साथ वेलोसिटी घटती जा रही है। और हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ घट रही हो तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये हुआ रिटार्डेशन का ग्राफ। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टोटल 3 केस देखे, जिसमें एक पैरेलल था जो कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0। केस नंबर 2 जिसमें एक स्लैंट हाइट पर दोनों एक्सिस के बीच में सीधी लाइन बनी हुई थी, उस केस में एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। और थर्ड केस में कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो अब चलते हैं हम इन ग्राफ के स्लोप की तरफ। जिस तरह पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि उन ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है, इस बार हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो हमारे पास बहुत बड़ा जैकपॉट है, क्योंकि यह हमें एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन अकेला दे देता है। जिसमें से पहली इंफॉर्मेशन है कि इस ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और दूसरी इंफॉर्मेशन है अगर आप इस ग्राफ की लाइन और टाइम एक्सिस के बीच के शेडेड एरिया को कैलकुलेट करोगे तो वह आपको सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देता है। केस नंबर A वाले ग्राफ को ही देखते हैं। पॉइंट A और B दोनों के बीच में हमारे स्लोप की वैल्यू है 0। पॉइंट A और B दोनों के बीच में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालो, यानी ये शेडेड पोर्शन, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा। A, B, C और O ये एक रेक्टेंगल है जिसमें इसकी ब्रेथ है टोटल 20 यूनिट और लेंथ है 6 यूनिट। 20 × 6 यानी टोटल 120 मीटर। तो हमने सिर्फ ग्राफ के एरिया से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को पता कर लिया। अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन पर आ गए हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो आप देख सकते हैं।
तो इन तीनों को हम डिराइव करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चलती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। उसका ग्राफ एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ में देखिए टोटल फाइनल हाइट bc किसके बराबर है, bd प्लस dc के। क्योंकि dc और इनिशियल वेलोसिटी u बराबर हैं तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू bd प्लस u। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था कि ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, यानी a इज इक्वल्स टू bd अपॉन t, जिससे हमें bd की वैल्यू पता चलेगी जो है 80। bd की वैल्यू को हम पिछली इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं जो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन बताती है। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से, ये आपको पता ही है। पर आप कहेंगे कि आपने डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट क्यों किया, s से तो हम स्पीड को डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन ये फिजिक्स का एक नया ही अजूबा है। स्पीड को स्मॉल s से डिनोट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल S से। अब जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना होगा। किस ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया। तो हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे के एरिया को क्या कहते हैं, ये एक ट्रेपीजियम है OABD। और अब हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने वाले हैं। इसके एरिया को निकालने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ऊपर का ट्राइंगल और एक नीचे का रेक्टेंगल। यानी OABD ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा, जो है AO इंटू DO प्लस हाफ CA इंटू BC। तो अब आप आसानी से सभी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। AO की वैल्यू है U, DO जो कि CA के इक्वल है उसकी वैल्यू है T, BC जो कि BD माइनस CD के इक्वल है। ध्यान से देखिए BC BD माइनस CD के इक्वल है, तो इसे अगर y एक्सिस की तरफ जाकर देखें तो हमें मिलेगा ये V माइनस U के इक्वल। और इस तरह जब सभी वैल्यूज पुट कर देंगे तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी S की वैल्यू आएगी UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही डिराइव कर रखी है जिसमें v माइनस यू 80 के इक्वल है, जो हमने अभी निकाला था। तो v माइनस यू को हम रिप्लेस कर देंगे 80 से, तो हमारे पास s की वैल्यू होगी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दो इक्वेशन पूरी हुई। तो अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो सबसे ही ज्यादा आसान है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम लगभग सारा काम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ही कर चुके हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने s की वैल्यू निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AOBD निकाला था, उसको इस बार भी निकालेंगे लेकिन एक अलग फॉर्मूले से। यानी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारे पास ट्रेपीजियम OABD में OA और BD दो पैरेलल साइड्स हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुआ हाफ ऑफ U प्लस V इंटू T। लेकिन T की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन से ला सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा था A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। तो यहाँ पर T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई A भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने T की वैल्यू रखी और अब फाइनली हमारे पास हुआ S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। या फिर हमारी थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और इस तरह हमने हमारी तीनों इक्वेशंस मोशंस की डिड्यूस कर ली हैं। ये 5 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा इसको समझने के लिए। तो सिंपल है, रटिए, तीनों में से तीनों इक्वेशंस को रटना होगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप पूछ सकते हैं कि आपने हमें ये भारी भरकम 3 बड़ी बड़ी इक्वेशंस क्यों समझाई। इन तीनों इक्वेशंस को अच्छी तरह रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके बिना इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं हिला पाओगे। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, मोशन इन अ प्लेन। वैसे तो मोशन इन अ प्लेन बहुत सारे तरह के हैं, जैसे पैराबोलिक मोशन, सर्कुलर मोशन, बहुत सारे मोशन हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक तरह का मोशन जो हमारे लिए इस क्लास में जरूरी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। आप सोचिए, अगर एक एथलीट को एक स्क्वायर ट्रैक पर दौड़ना पड़े तो वह कितनी बार डायरेक्शन बदलेगा? टोटल 4 बार। लेकिन अगर वही एथलीट एक हेक्सागन पर दौड़ना शुरू करे तो 6 बार डायरेक्शन बदलेगा, एक ऑक्टागोन पर 8 बार, एक डेकागोन पर 10 बार। और इसी तरह अगर हम पॉलीगन्स की साइड्स को बढ़ाते चले जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर एथलीट लगातार डायरेक्शन बदलता ही जाएगा हर एक स्टेप के साथ। और ऐसे ट्रैक को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया, सर्कल।
यानी सर्कल पर दौड़ते समय एथलीट को अपनी डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट पर बदलनी होगी या फिर बदल रही होगी, और भले ही उस एथलीट की स्पीड कांस्टेंट हो, पर क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और इसीलिए एक सर्कुलर मोशन में चलने वाला एथलीट, उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर बदलती रहेगी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आ ही जाएगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आप पूछेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है, सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर कोई एथलीट सर्कुलर मोशन में दौड़ रहा है तो वो हर एक इंस्टेंट पर एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। अब सर्कुलर ट्रैक का टोटल डिस्टेंस उसका पेरीमीटर के बराबर होता है, जो है 2πr। इसीलिए एक सर्कुलर ट्रैक पर स्पीड का फॉर्मूला होगा 2πr/t, लेकिन ये वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं होगा, ये सिर्फ स्पीड का ही फॉर्मूला होगा। तो आप पूछेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। लेकिन हम इस सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच की लगातार बदल रही है, और एक टाइम पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही है। अगर एथलीट जहां से शुरू हुआ है वहीं आकर खड़ा हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हुई 0। यानी अगर कोई एथलीट उसी पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाए तो हम उस पर वेलोसिटी भी 0 कहेंगे, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। और हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। तो आप देखिए कि फिजिक्स किस तरह फैसिनेट करती है कि एक एथलीट अपनी पूरी शक्ति के साथ ट्रैक के चक्कर लगाए जा रहा है, लेकिन हर बार जहां से वो शुरू हुआ वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। आप कहोगे ये तो बहुत ही अजीब है। बिल्कुल, फिजिक्स इसी तरह फैसिनेटिंग है। अब एक और बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन जो आपके माइंड में जरूर आना चाहिए, अगर हम घूमते हुए पत्थर के धागे को अचानक छोड़ दें तो पत्थर किस तरफ जाएगा? क्या वो छूटने के बाद भी गोल गोल घूमेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप धागे को छोड़ेंगे तो पत्थर उस पॉइंट से एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में दूर भाग जाएगा, जिसे मैथ्स की ज्योमेट्री में हम टेंजेंट बोलते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की नेचुरल एक्चुअल डायरेक्शन उसकी टेंजेंट की लाइन में ही होती है। यानी अगर किसी बॉल को रस्सी में बांधकर आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो जहां भी आप उसे छोड़ेंगे तो उसी टेंजेंट की डायरेक्शन में वो दौड़ना शुरू कर देगी। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके मन में बिल्कुल आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो अर्थ भी तो सन के चारों ओर घूम रही है, वह अपना पाथ क्यों नहीं छोड़ देती और किसी टेंजेंशियल पाथ पर सीधा निकल क्यों नहीं जाती, ऑर्बिट से बाहर कहीं प्लूटो या किसी और गैलेक्सी में कहीं नहीं चली जाती? इस क्वेश्चन के जवाब का इंतजार मैं कमेंट सेक्शन में जरूर करूंगा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसे हमने एक एक लाइन के साथ इफेक्टिवली फिनिश कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ।